देखो यश, अगर आप किसी कौम को, पूरी जनता को धर्म के चूर्ण चटा के चलाते रहो तो वो कौम जो पर्दा आंखों में आ जाता है ना, उससे आगे देख नहीं पाती। तो पाक आर्मी का चीफ कभी ये नहीं कहेगा कि ये एक मिलिट्री फेलियर था, क्योंकि फिर वो तो एक्सेप्ट करने वाली बात हो जाएगी ना। वो हमेशा इसको जो उनकी जो राजनीति है, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके सर पे मढ़ देंगे। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग बेसिकली एक ब्रिटिश ने बनाई थी अपने इंटरेस्ट को वो करने के लिए, पूरे करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में अगर भारत को तोड़ के रख सकते हैं या भारत में हम रूल करके रख सकते हैं तो वो हिंदू मुस्लिमों में बीच में एक खटपट पैदा करके रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को उठाया। इंडिया के साथ पीस हो जाएगी तो पाकिस्तान का मतलब ही क्या फिर, है ना। और आर्मी का मतलब, लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमको इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए क्यों है जो इतना बजट ले रही है। नमस्कार, द पैम्फलेट में आपका स्वागत है। बीते कई दिनों से पाकिस्तान में चर्चाएं चल रही थी क्योंकि नए आर्मी चीफ के चयन पर थोड़ा देरी हो रही थी। तो अभी जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम प्रस्तावित कर दिया गया है। तो आज हमारे साथ दो साथी हैं, अर्पित और शुभम। तो अर्पित, सबसे पहले हमें बताइए कि आसिम मुनीर आखिरकार है कौन? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जिनके नाम का प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भेजा है, वो करेंटली जो पाकिस्तान के सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें सबसे सीनियर मोस्ट जनरल हैं और उनका नाम आर्मी चीफ के लिए प्रस्तावित किए गए। उनका नाम सबसे आगे चल भी रहा था इस रेस में। लोग यह परसेप्शन बना रहे थे कि उनको ही आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो अगर आप उनके मिलिट्री करियर की बात करें तो वो DGISI रहे हैं, जो उनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है। उसके अलावा उन्होंने 30 कॉर्प्स जो इनकी गुजरावाला में बेस्ड हैं उसको कमांड किया है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनने के लिए 1 साल आपको कॉर्प्स कमांडर बनना पड़ता है, वो किया है। और ये DGMI रहे हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो होता है, ये वो भी रहे हैं। और आसिम मुनीर का जो के नाम का जो वो प्रस्ताव है वो अब राष्ट्रपति को भेजा गया है। अब इस पर आगे ये फाइनली अब अपॉइंट किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। तो आसिम मुनीर को सिलेक्ट किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी? आसिम मुनीर को सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ी एक जो वजह है, तो पहली बात तो अगर आप कहें तो कि वो सबसे सीनियर मोस्ट सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इसलिए उन्हें सेलेक्ट किया गया है। दूसरे जो 2-3 रीजन निकल के आ रहे हैं, एक कि जो आसिम मुनीर हैं, शहबाज शरीफ कुछ उनके फेवर, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो उनके कुछ फेवर में थे। फेवर में क्यों थे कि जो आसिम मुनीर हैं ये DGISI थे 2018 से 19 के बीच में 8 महीनों के लिए केवल। बहुत सबसे छोटा टेन्योर किसी DGISI का इन्होंने सर्व किया है। और इनको हटाकर जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो वर्तमान में जिनका नाम आर्मी चीफ की रेस में चल रहा था, उनको DGISI बना दिया था इमरान खान ने। तो जो इमरान खान का फेवरेट बंदा है वो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, और इनको हटाया गया था। तो उसके पीछे एक ये वजह भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ के मन में ये बात रही हो कि क्योंकि इनको हटाया गया था इमरान खान के द्वारा, तो इनको वापस हम लाएं आर्मी चीफ के तौर पे। तीसरा एक पॉइंट इसमें ये है कि जो आसिम मुनीर हैं, जब ये DGISI थे तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके खिलाफ करप्शन के कुछ चार्जेस को ओपन इन्होंने किया था, उसमें इनका कुछ रोल था, ये कहा जाता है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये इमरान खान के काफ़ी धुर विरोधी है एक तरीके से। आर्मी में आप किसी को धुर विरोधी या धुर पक्षधर नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, उनके एक्शन से जस्टिफाई होता है कि कौन किस तरफ किसकी लीनियंसी है। आप ये कह सकते हैं जो पाकिस्तान का जो आप कहेंगे जो रूल रहा है या जो उनका तौर तरीका रहा है कि लीनियंसी किसकी किस तरफ है, ये इससे डिफाइन होता है। क्योंकि ओपनली आर्मी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती ना, ये चीज़ है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ का सिलेक्शन, जो पूरा प्रोसेस होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कवर करती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? शुभम, आप इस पर कुछ बताएंगे? जी, इसको मतलब पहली बात तो ये है कि जो आर्मी चीफ होता है वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाता है इनडायरेक्टली पीछे से। तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जो मेरा सूटेबल कैंडिडेट हो वो आर्मी चीफ बने, ताकि जो आने वाले चुनाव है उस पर मुझे समर्थन मिले या मुझे फ़ायदा मिले। अब इमरान खान के टाइम पे आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो नवाज शरीफ को उन्होंने एक जुडिशल आउस्टर कर दिया था करप्शन के चार्जेस लगा के, और इमरान खान को प्रॉप अप किया था। तो यही है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी चीफ का ये चलता रहता है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है।
तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन एक अराइज होता है जो भारतीय दर्शकों के मन में हमेशा उजागर होता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी पावरफुल आखिरकार है क्यों? पॉलिटिकली जी इसका जवाब जानने के लिए हमको पार्टीशन से पहले के दौर में जाना पड़ेगा। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग बेसिकली एक ब्रिटिश ने बनाई थी अपने इंटरेस्ट को वो करने के लिए, पूरे करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि भारत में अगर भारत को तोड़ के रख सकते हैं या भारत में हम रूल करके रख सकते हैं तो वो हिंदू मुस्लिमों में बीच में एक खटपट पैदा करके रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को उठाया। उसके बाद क्या हो गया कि मुस्लिम लीग को हमेशा ब्रिटिश का सपोर्ट रहा तो वो पब्लिक के बीच में उतना ज़्यादा नहीं, वो टॉप एलिट पार्टी बन के रह गई। तो जब 47 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता नहीं चला कि हम पाकिस्तान को रन कैसे करें, क्योंकि कोई पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहाँ थी नहीं। 3-4 लोग थे, एलिट थे, ग्राउंड बेस्ड कनेक्शन कुछ था नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना खुद मुंबई से थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वो जहाँ जो हिस्सा पाकिस्तान में गया वो वहाँ के थे भी नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि कोई पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पार्टी हुई नहीं। अब भारत में इस टाइम पे ये हुआ कि जो आईएनसी का जो भी फ्रीडम मूवमेंट था वो मास्टर्स को लेके चलता था। आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस देख लीजिए। तो भारत में इसलिए क्या हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत बनी, इलेक्शंस हुए, सिविलियंस का रूल रहा। आर्मी का काम बैरक्स में था, सिविलियंस का काम देश चलाना था। पाकिस्तान में उल्टा हो गया। पाकिस्तान में ये हो गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो पैदा हुआ तो उस चक्कर में किसी ना किसी को उस वैक्यूम को भरना था, तो वहाँ पे आर्मी स्टेप इन हो गई। और इसमें दूसरी बड़ी बात ये है कि हम जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखते हैं तो बहुत नैरो कंट्री है। नैरो कंट्री का मतलब ये है कि अगर पंजाब से आप निकलने चाहो, जैसे हमने 65 की लड़ाई में देखा था कि हम लाहौर तक पहुँच गए थे, तो वो एक सबसे बड़े वल्नरेबल पॉइंट पाकिस्तान का वही है। तो उस 47 के टाइम पे पाकिस्तान ने ये सोचा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने लोगों को ये बताया कि हमारी स्ट्रांगनेस, जितने हम स्ट्रांग होंगे उतना हम तुमको बचा पाएंगे, क्योंकि जो भारत है उसने पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। और जो हिंदू भारत है, ये शब्द यूज़ करते थे कि जो हिंदू भारत है वो पाकिस्तान को ख़त्म करके वापस भारत में मिलाएगा। तो इस चक्कर में ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, कहते हैं कि लोग वहाँ की जो मिलिट्री है उसकी वजह से पाकिस्तान का विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान की जनता को कभी ऐसा नहीं लगता कि मिलिट्री की जगह शायद डेमोक्रेसी हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए, एक परफेक्ट गवर्नमेंट? देखो यश, अगर आप किसी कौम को, पूरी जनता को धर्म के चूर्ण चटा के चलाते रहो तो वो कौम आगे, वो कौम जो पर्दा आंखों में आ जाता है ना, उससे आगे देख नहीं पाती। उनको हमेशा पार्टीशन से यही सिखाया गया है कि एक तो हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, प्लस बगल में भारत ऐसा है जो कभी भी आक्रमण करेगा वो हमको अपने आप में मिला लेगा, जो हमारी आइडेंटिटी है उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए हम जो आ रहे हैं, जो आर्मी का हमेशा ही यही रेटोरिक रहता है कि जब वो स्टेप इन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम कौम की भलाई के लिए, कौम की सुरक्षा के लिए। जनरल बाजवा ने अभी, आप देखो, मैं अभी 2019 में उनको एक्सटेंशन मिला था जी। उनको एक्सटेंशन इसीलिए मिला था कि उस टाइम पे इंडिया ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया था। तो जो रेटोरिक ये बनाया गया था कि वो यही बनाया गया था कि भारत के प्लान्स है कि पाकिस्तान में ये कर देंगे, वो कर, जो कुछ था नहीं, जो कुछ हुआ नहीं। भारत में बहुत मसले हैं, भारत ऐसे काम अभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वैसे। तो इस चक्कर में उनको एक्सटेंशन मिलता गया, तो वो एक्सटेंशन उन्होंने ले लिया बाकायदा इसके कि 2020 में उन्होंने एक कानून भी पारित कर दिया संसद में अपनी, कि एक्सटेंशन को लीगल बना दिया उसमें, क्योंकि एक्सटेंशन नेशनल इमरजेंसीज में दिया जाता है लेकिन उन्होंने लीगल बना दिया। तो कोई भी आर्मी चीफ, अब जैसे जनरल बाजवा हैं, वो चाहते तो अभी 61 साल के हैं, आर्मी में पाकिस्तान में ये है कि 64 साल तक आप आर्मी चीफ बन सकते हो। वो एक और एक्सटेंशन ले लेते हैं, लीगली ले लेते हैं, क्योंकि वो पारित है कानून उनकी संसद में। तो आप क्या कह सकते हैं उसमें? तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की बातें करते करते हम बहुत पीछे चले गए, पार्टीशन से पीछे। तो अर्पित, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, जो नया नाम प्रस्तावित हुआ है आसिम मुनीर का, तो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? वहाँ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इफेक्ट होगी? अगर आप वर्तमान समय में पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्थिति है वो देखो, तो पाकिस्तान की जो दो मुख्य पार्टियां हैं, तीन में से पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, वो दोनों आपस में गठबंधन बना के सरकार चला रही हैं। जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वो पीटीआई से है, यानी इमरान खान की पार्टी से। अब क्या हुआ है कि जो इन दोनों पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार है, उसने समरी बना के भेजी है उस राष्ट्रपति को जिसका पॉलिटिकल जो एलिनिएशन है वो इमरान खान की पार्टी से है। तो अब वहाँ पे ये काफ़ी बातें चल रही हैं कि आरिफ अलवी जो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो आगे इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं। और इमरान खान का ये वहाँ पे कहना भी है
कि जो आरिफ अलवी हैं वो ज़रूर ही मुझसे डिस्कस करेंगे जब उनके पास समरी आएगी। तो ये सारी वहाँ पे बातें चल रही हैं। और इसके अतिरिक्त क्या है कि जो आपके जो आसिम मुनीर को जो अपॉइंट किया गया है, इमरान खान इनको नहीं चाहते थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चाहते थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को इन्होंने DGISI बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले। तो यही सारी वहाँ पे पॉलिटिक्स अभी इंटरनली चल रही है और इस पे आगे देखने वाला होगा। हालांकि ये अगर आप मेरे से पूछो कि क्या जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो इस नाम को पलट देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति होता है आप कुछ कुछ इंडिया के राष्ट्रपति से उसकी तुलना कर सकते हो कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स जो मतलब उसको इम्प्लीकेट करने की पावर उतनी नहीं है जी। वो केवल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कह दें कि आप रिकन्सिडर कर लीजिए इसे, और या नामों पे थोड़ा सा वो अपनी असहमति जता दें। तो इस तरह का कुछ हो सकता है, ये चल रहा है अभी। तो अभी आप देखते हैं कि समरी गई हुई है। और इसके अलावा एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का भी नाम गया हुआ है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में एक और पद होता है 4 स्टार जनरल का जी। उसको बोलते हैं CJSC, चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी। तो जो वो पद है वो भी 4 स्टार सर्विंग जनरल होता है, कुछ कुछ हमारे यहाँ के CDS जैसा। तो उसका काम होता है जो तीनों सर्विसेज हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। उसके लिए जो सेकंड इनके जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे साहिर शमशाद मिर्जा, उनका नाम भेजा गया है। और जो COS हैं उनके लिए आपके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम भेजा गया है। अब दोनों नामों पे देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो क्या फैसला लेते हैं, कितनी जल्दी फैसला लेते हैं। तो अर्पित, अगर हम कहें, वैसा आपने कहा सिर्फ अभी प्रस्ताव भेजा है, लेकिन एक तरीके से जैसा आपने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो एक वर्चुअल है, बस उसमें पावर नहीं है। हाँ। तो हम यही माने कि आसिम मुनीर का नाम अब पक्का है, नए आर्मी चीफ वही है, ऑलमोस्ट फाइनल आप कह लीजिए 99.9%। You can never be 100% sure when it comes to Pakistan, ना? क्या? Of course. Very nice point from शुभम जोशी। तो एक आखिरी क्वेश्चन यह है, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट यह है कि इंडिया पे कैसे अफेक्ट करेगा जो नया आर्मी चीफ वहाँ का होगा। देखिए, इंडिया को लेकर मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि हेट्रेड फॉर हिंदूज एंड हेट्रेड फॉर इंडिया, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जी। तो वो उसी से स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे। अब इंडिया के साथ पीस हो जाएगी तो पाकिस्तान का मतलब ही क्या फिर, है ना? और आर्मी का मतलब, लोग ये सवाल पूछेंगे कि हमको इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए क्यों है, जो इतना बजट ले रही है, भुखमरी की हालत हो रही है, लेकिन आर्मी पूरा पैसा ले रही है। मैंने तो सुना है कि बिज़नेस भी करती है, बिज़नेस वाली आर्मी भी है। तो लोग यही सवाल उठाएंगे फिर कि जब इंडिया के साथ पीस हो गई तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है। तो जो बेसिक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत टॉक्स में कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ट्रैक टू चैनल्स वो डायलॉग्स हो सकते हैं, थोड़ा हल्की नरमी आ सकती है, बट बेसिक स्ट्रिंग तो वही रहेगा पाकिस्तान का, उसमें कोई चेंजेस मुझे लगता नहीं आएगा। तो वैसे तो ये आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन अभी रिसेंटली कमर जावेद बाजवा का एक कमेंट आया है कि जो बांग्लादेश लिबरेट हुआ था 1971 में, वो पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल फेलियर था। तो अर्पित, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं ना, क्योंकि आर्मी तो जो आर्मी चीफ होगा वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना 1971 में जब पाकिस्तान हारा, बांग्लादेश लिबरेट हुआ, तो 90,000 सैनिकों को उनके सरेंडर करना पड़ा। तो पाक आर्मी का चीफ कभी ये नहीं कहेगा कि ये एक मिलिट्री फेलियर था, क्योंकि फिर वो तो एक्सेप्ट करने वाली बात हो जाएगी ना। वो हमेशा इसको जो उनकी जो राजनीति है, जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके सर पे मढ़ देंगे। जबकि असली बात यह है कि ज़्यादातर टाइम वही पॉलिटिकल पावर में रहते हैं, वही कंट्री को चलाते हैं और बैक चैनल से चलाते हैं, जब वो सेंट्रल पावर में नहीं होते हैं, जब डिक्टेटरशिप नहीं होती है। तो वो कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि कुछ भी जो हुआ गलत हुआ वो हमारी वजह से हुआ। हाँ, अगर कुछ बढ़िया हुआ तो वो हमारी वजह से जरूर हुआ है। बाकी आपको शुभम ये बताएंगे कि वो क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जी, मैं छोटे में ये बताऊंगा कि बांग्लादेश बनने का जो कारण है वो है 3 मिलियन बंगालियों का जीनोसाइड करना, उनकी औरतों का बलात्कार करना, और शेख मुजीबुर रहमान की जब मेजोरिटी आ रही थी उनको प्रधानमंत्री ना बनने देना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माइंडसेट की वजह से, जो कह सकते हैं कि नहीं, बंगालियों को हीन भावना से देखना, उनको काला छोटा ये कहना, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे के रखना पूरे पाकिस्तान में। तो बेसिक कारण बांग्लादेश टूटने का यही है। ये बहुत पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री फेलियर पाकिस्तान का है। धन्यवाद शुभम। आज हमने एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन करी, आसिम मुनीर से लेकर बांग्लादेश तक। अंत में कंक्लूजन यह निकला है कि पाकिस्तान में कोई भी आए, वहाँ की जो आइडियोलॉजी है, जो है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, वह चेंज नहीं होने वाली। आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज
आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें।